हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम बात कर रहे थे एमपीपीएससी यूनिट 10 जो कि जनजाति को डेडिकेटेड है। उस यूनिट को हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी आपने देख लिए होंगे, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था, सिलेबस डिकोड कर दिया था, हमने मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी जनजाति भील के बारे में पढ़ लिया था और हमने गोंड जनजाति को शुरू कर दिया था पढ़ना। हमने उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लिया था, वो खुद को कोयतुर कहलाना पसंद करते हैं। ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में देख ली थी। आज हम गोंड जनजाति का पार्ट 2 देखेंगे। आज हम पार्ट 2 देखेंगे गोंड जनजाति का। हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो मैं आपको एकदम आराम से बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या चीजें देख ली थी पिछले पार्ट में। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। देखिए, गोंड जनजाति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो जनजाति है वो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा घाटी, उसके आसपास में जो विंध्य और सतपुड़ा का क्षेत्र है वहां पर इनका ज्यादा विस्तार पाया जाता है। लेकिन ये जो है, अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे गोंड जनजाति को, तो ये मध्य प्रदेश के हर जिले में पाई जाती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तो भील जनजाति पाई जाती है, लेकिन दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। वहीं अगर हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो गोंड जनजाति सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। तो ये इनका कुछ हमने नंबर में देख लिया कि कहाँ पे कितनी ज्यादा इनकी संख्या है। नर्मदा नदी का मैंने बता दिया, विंध्य सतपुड़ा का मैंने बता दिया, जो हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था बच्चों। आज मैंने भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी मैंने आपको चीज बताई। जो गोंडवाना लैंड है वो पहले बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था, वहीं से ये लोग आते थे। और मैंने ये भी बताया था कि द्रविड़ियन भाषा से इनकी जो गोंडी भाषा है वो निकली है। ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। और क्या क्या चीजें हमने देखी थी। ये खुद को कोयतुर कहलवाना पसंद करते हैं। कोयतुर का मतलब मैंने आपको बताया था पर्वतवासी। ये खुद को पर्वतवासी कहलाना पसंद करते हैं। गोंड जनजाति की जो मूल पहचान है वो यही है। फिर हमने मुख्य क्षेत्र देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी के दोनों तरफ जो विंध्य और सतपुड़ा का क्षेत्र है वहां पर इनका विस्तार जो है वो ज्यादा पाया जाता है। वैसे तो ये मध्य प्रदेश में हर जगह पाई जाती है, पर फिर इनका विस्तार जो है खास तौर पर यहाँ पर पाया जाता है। फिर हमने रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ा था कि वीरता और उनके बलिदान के बारे में पढ़ा था। गोंड जनजाति की ये सबसे कुशल शासिका रही हैं उस समय। तो हमने रानी दुर्गावती जी के बारे में भी पढ़ा था। फिर हमने प्रोफेशन के बारे में पढ़ा था, यानी गोंड जनजाति जो है उनके कार्य के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें वो लोग, हमने ये पढ़ा था कि आत्मनिर्भर समाज होता है। ये लोग अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं जीवन यापन के लिए। कैसे? आयरन स्मेल्टिंग करते हैं, जिसे जो अगरिया जाती है गोंड में, वो आयरन स्मेल्टिंग का काम करती है और वहीं एक जो है वो बढ़ई का या कारपेंटरी का काम करते हैं। ये रिपीट हो गया है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। फिर गोंडी भाषा के बारे में मैंने आपको बताया, द्रविड़ भाषा परिवार से आती है ये भाषा। जो गोंडी है वो बोलते हैं गोंड जनजाति के लोग। फिर हमने गोंडवाना लैंड के बारे में 4 प्रमुख राज्य जो थे, गढ़ामंडला, देवगढ़, खेरला, चांदा, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करवा दूंगी, आप वहां से पार्ट 1 पे विजिट कर सकते हैं। फिर हमने राजगोंड और धुरगोंड के बारे में पढ़ा था। ये सामाजिक संरचना है, यानी आप ये समझ लीजिए संपत्ति या फिर वर्गों के आधार पर इनको 2 वर्गों में खासकर बांटा गया है। पहला राजगोंड था और दूसरा धुरगोंड था। मैंने इसके बारे में भी पार्ट 1 में बताया था आपको कि जो राजगोंड होते हैं वो खुद को राजपूतों के समकक्ष मानते हैं और ये यूं समझिए ये भूस्वामी होते हैं। ये इनका एक पार्ट हो गया गोंड जनजाति का। तो ये भूस्वामी मानते हैं, जिन्हें आप जमींदार भी कह सकते हैं। तो राजगोंड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये खुद को राजपूतों के समकक्ष मानते हैं, भूस्वामी होते हैं और जमींदार भी होते हैं, यानी ये एक इलीट क्लास होता है गोंड जनजाति में। वहीं हमने धुरगोंड के बारे में पढ़ा था, जिसे ध्रुवा भी बोला जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कृषक वर्ग होता है। ध्रुवा के बारे में अगर हम बात करें तो ये कृषक वर्ग होता है और ये अपना जीवन आम
नागरिक की तरह गुजारते हैं, यानी कृषक वर्ग है, कृषि वगैरह करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने फड़ प्रणाली के बारे में पढ़ा था, एक्सोगेमी, यानी गोत्र के बाहर विवाह करते हैं ये लोग। एक गोत्र में विवाह करना एकदम से इनके में प्रतिबंधित है, लेकिन आज के लेक्चर में बच्चों जो हम चीज पढ़ने वाले हैं, इनकी विवाह के बारे में, विवाह प्रणालियों के बारे में और इनके प्रमुख पर्व और उत्सव के बारे में, उसमें आप एक कॉन्ट्रडिक्शन पाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया फड़ प्रणाली के बारे में, ये लोग गोत्र के बाहर ही विवाह करते हैं, एक गोत्र में विवाह नहीं होता है ना। तो एक विवाह प्रणाली है इनमें दूध लौटावा, उसमें क्या होता है, कजन्स में मैरिज होता है। तो ये यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है गोंड जनजाति में, इनकी मतलब विवाह पद्धति में। तो हम ये पढ़ चुके थे। फिर हमने सदैव छदेव पढ़ा था, ये यहाँ पे छ होगा, ठीक है। सदैव छदेव पढ़ा था, गणितीय देव प्रणाली है, यानी 4 देव होंगे तो छदेव बोला जाता है, 6 देव होंगे, सॉरी 4 देव होते हैं तो छदेव बोला जाता है, 5 देव होंगे तो पंचदेव बोला जाता है। यानी ये लोग गणित के आधार पर भी अपने देवों को बांट चुके हैं और ऐसे मतलब गणित लगा करके देवों की पूजा करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे मतलब साइंस भी मिलेगा आपको इनकी। जैसे आपने इनकी जो टैटूज होते हैं उसमें आप देखिएगा, ये लोग कुछ ऐसे इमेज नहीं बनाते हैं, ये लोग कुछ एंगल्स या सिंबल वगैरह यूज करके पूरे हाथों में टैटू वगैरह बनवाते हैं। तो इसमें कुछ साइंटिफिक रीजन होता है उस चीज का। वैसे ही यहाँ पे मैथ्स का भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ सारी चीजें हम जो है पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे, जिसका मैंने आपको एक ब्रीफिंग दे दिया ताकि आपको पता रहे कि हमें आज क्या पढ़ना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये भी सारी चीजें देख लेते हैं। चलिए अब आज क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं देखिए। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, हम पार्ट 2 में आ चुके हैं एमपीपीएससी के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोंड जनजाति की विवाह प्रथाओं के बारे में, ठीक है। विवाह प्रथा में हम दूध लौटाना, पठौनी विवाह, लमनाई, सेवा विवाह, पैठुल, हट विवाह, इसमें ये जो है ये एक शब्द है, शब्द के बारे में भी हम जानेंगे। कुछ ऐसे प्रमुख शब्द हैं जिसके बारे में एमपीपीएससी पूछ देती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने अपने इस आज के लेक्चर में रखे हैं जो 3 मार्क में पूछे गए हैं एमपीपीएससी द्वारा ही। तो वो सारी चीजें भी हम समझेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और देखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोंड जनजाति से जुड़े जो सवाल एमपीपीएससी में गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में मेंशन किया हुआ है, आपको वो भी देखना होगा। तो पहला हमने देखा विवाह प्रथाओं के बारे में हम जानेंगे। फिर वधू मूल्य एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है गोंड जनजाति में, वधू मूल्य के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर गोंड जनजाति के प्रमुख पर्व और त्योहार हम जानेंगे, जिसमें मड़ई, लारूकाज, मेघनाथ, नवाखानी, ये कुछ प्रमुख पर्व होते हैं और इनके जो पर्व है वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं वो भी हम जानेंगे। फिर एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, त्योहारों का सांस्कृतिक और कृषि महत्व क्या है। जो भी ये लोग पर्व या उत्सव मना रहे हैं उसमें कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके आधे से ज्यादा जो पर्व हैं वो कृषि पर ही डिपेंड होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एग्जाम टिप्स और क्विक रिवीजन, ठीक है। ये यहाँ पे एक लास्ट में क्विक रिवीजन होगा जो भी आज का लेक्चर होगा उसका। तो आपने ये जान लिया कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, आपने ये जान लिया कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा आ जाता है वीडियो की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। मैंने अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं गोंड जनजाति, विवाह प्रथाएं और प्रमुख त्योहार, जिसका हम पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे, पीवाईक्यू समझेंगे और एमपीपीएससी यूनिट 10 में जो जो रेलेवेंट है वही सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए अगर आपको गोंड जनजाति से मार्क्स लेकर के आने हैं, यानी यूनिट 10 को आपको अच्छे से समझना है, तो आपको गोंड जनजाति के बारे में पढ़ना होगा डिटेल में। और उन डिटेल्स में भी आपको उनकी विवाह प्रथाओं के बारे में, जिसमें दूध लौटावा और लमनाई के बारे में ज्यादा पढ़ना होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो हमने पर्व पढ़ना है, पर्व में आपको नवाखानी और ऐसे ही कुछ और 1-2 पर्व है, उसके बारे में आपको बहुत डिटेल में समझना होगा अच्छे से। तो शुरू करते हैं वीडियो को और एकदम स्मार्ट तरीके से पूरी नोट्स वगैरह लेकर के आप बैठ जाएंगे अपनी, और आज का लेक्चर जो है
उसके पहले पेज में हम आते हैं। इसके पहले भी 2-3 पेज थे, लेकिन ये आपका वीडियो की शुरुआत है। अब देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही ये बता दिया था कि उपमहाद्वीप की जब हम बात करेंगे तो गोंड जनजाति वो सबसे बड़ी जनजाति है, हमारे भारत की सांस्कृतिक रूप से पूरी तरीके से समृद्ध है। ठीक है, ये लोग किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, अनेकों तरह के नृत्य पाए जाते हैं, अनेकों तरह के गायन होते हैं। ठीक है, इनके में मृत्यु संस्कार पाए जाते हैं, विवाह की प्रथाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, और इसी कारण से यहाँ पर बोला गया है कि भारत में ये प्रथम स्थान पर आती है और मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान पर आती है ये जनजाति। फिर मैंने आपको इनका विस्तार बताया कि नर्मदा जो नदी है, घाटी है, उसके दोनों तरफ पाए जाते हैं। फिर कि जीवन शैली पूरी तरह से प्रकृति चक्र और सामूहिकता पर आधारित है। मैंने आपको बताया कि इनके पर्व हैं वो भी कृषि पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, जो उत्सव ये लोग मनाते हैं, जो मेले लगते हैं इनके यहाँ पर, वो सब कुछ कृषि पर डिपेंड होते हैं, इनकी फसलों पर डिपेंड होते हैं, मौसम पर डिपेंड होते हैं। तो ये इनके बारे में कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, और एक और चीज जो मतलब ये सारी चीजें तो आपको लिखने और पढ़ने के लिए आपने जान ली, एमसीक्यू वगैरह के लिए या 3 मार्कर जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। लेकिन एक प्रश्न जो पूछा गया है इसके पहले भी एक इंटरव्यू में कि जो रावण है उसकी पूजा गोंड समाज करता है, ये सवाल पूछा गया है, मेरा खुद का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। तो उसमें जो छात्र था उसने ये जवाब दिया था कि ऐसा है, गोंड समाज में जो है पूजा की जाती है ना, रावण की, क्योंकि रावण की जो पत्नी थी ऐसी मान्यता है, जो मंदसौर के लोग हैं मध्य प्रदेश के, वो उसे अपने यहाँ की कन्या मानते हैं, और इसी कारण क्योंकि रावण फिर वहाँ का दामाद हो गया, तो इस कारण रावण की वहाँ पे पूजा भी की जाती है गोंड समाज में। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं भी मानते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई। अब आ जाते हैं विवाह पर। अब देखिए, हमारे यहाँ जैसे हम जैसे अलग अलग लोगों की विवाह के प्रति अलग अलग मान्यताएं होती हैं, लेकिन गोंड समाज विवाह को किस तरीके से देखता है? गोंड समाज विवाह को एक सामाजिक परंपरा के तौर पर देखता है, यानी किसी भी विवाह को सामाजिक तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी 2 पूरे परिवारों का मिलन माना जाता है। यहाँ पे ये जो आपको पुल दिख रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? ये दिखा रहा है कि केवल 2 व्यक्तियों की बात नहीं है, यानी यहाँ पे केवल 2 व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है, वर और वधू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे परिवार की बात हो रही है, और ये अलग अलग परिवार जा करके एक होता है। ठीक है, या 2 परिवारों और समूहों के बीच एक गहरा सामाजिक और व्यवहारिक समझौता होता है, यानी एक दूसरे के समाज को भी वो लोग स्वीकार करते हैं और व्यवहारों को भी स्वीकार करते हैं, और इसी समझौते को ये लोग विवाह कहते हैं। बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ा रही हूँ आपको। फिर रिश्तों की गहराई और सामूहिकता को समाज में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी 2 परिवार में जब शादी होती है वर वधू में, तो वहां पे मैंने आपको बताया सर्वोच्च प्राथमिकता जो है समाज से मिलनी चाहिए। ये लोग अपने समाज को और अपने देवों को बहुत ज्यादा सर्वोच्च मानते हैं। फिर विवाह प्रथाएं बेहद लचीली होती हैं। ये आप कह सकते हैं कि इनके में जो विवाह प्रथाएं हैं वो बहुत ज्यादा लचीली होती हैं, क्योंकि इनके में एक प्रथा ऐसी भी है कि जो लड़की होती है, अगर उसे उसने अगर किसी लड़के को पसंद कर लिया है और वो उससे विवाह करना चाहती है, तो वो उस लड़के के घर में जाकर बैठ जाती है और वो डट जाती है, और लड़के के लाख कहने के बावजूद या लड़के के परिवार लाख कहता है कि वो चली जाए, लेकिन वो लड़की नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति से शादी करना चाहती है, और अंत में जब वो लड़की नहीं हटती है तो समाज उसे स्वीकृति दे देता है और वो दोनों का विवाह करवा देता है। तो यानी अगर पसंद आया तो आप उसके घर में जाकर के बैठ जाओगे तो विवाह हो जाता है, और इस कारण यहाँ पे लिखा गया है कि बेहद लचीली होती है विवाह की जो प्रक्रिया है, इसमें आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। हाँ, आर्थिक और सामाजिक रूप से बदलना इसलिए लिखा गया है कि इनके समाज में देखिए, पहले एक तो जैसे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से देखें तो दहेज प्रथा वगैरह वाली चीज होती है, जो बारात है वो लड़का लेकर के जाता है। इनके में कुछ चीजें बहुत अलग हैं जो हम आगे की चीजों में पढ़ने वाले हैं, और इसी कारण बोला गया है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से। अच्छा, मैंने सामाजिक बताया, आर्थिक क्यों? क्योंकि इसमें जो वधू है ना उसका मूल्य दिया जाता है, और ये मूल्य कौन देता है? वर देता है। और यदि वो सक्षम नहीं हो पाता है वधू मूल्य देने के लिए, तो उसके आगे और सारी कंडीशंस रखी जाती हैं। और क्या कंडीशंस है वो हम
पढ़ते हैं। चलिए, तो आपने विवाह के बारे में जान लिया कि इनके में जो विवाह होता है वो दो परिवारों का मेल होता है, केवल लड़के और लड़कियों के बीच नहीं होता, और समाज की स्वीकृति सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब जिसमें सबसे पहला प्रकार विवाह का हम पढ़ने वाले हैं, दूध लौटाना। ये पारिवारिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब देखिए, दूध लौटावा में क्या होता है, मामा के जो बच्चे होंगे और बुआ के जो बच्चे होंगे उनके में विवाह करवाया जाता है। यदि मान लीजिए जैसे मामा का जो बेटा है और बुआ की बेटी है, तो उनके बच्चों में यानी कजन्स में ही विवाह करवा दिया जाता है। और ऐसा करवाते क्यों हैं? ऐसा इसलिए करवाया जाता है दोस्तों कि जो संपत्ति है ना, इसमें बताया गया है आपको कि जो संपत्ति है वो क्या हो, संपत्ति और प्रेम परिवार के भीतर ही संजो कर रखा जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह करवाया जाता है और इसी प्रक्रिया को दूध लौटाना विवाह बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें ये आप चक्र देख रहे होंगे, मामा का जो परिवार है वो क्या करेंगे, पुत्री दे देंगे, बुआ का परिवार है वो बहू के रूप में उसको वापस ले लेंगे, है ना। तो इसलिए इस प्रक्रिया को दूध लौटाना प्रक्रिया बोला जाता है। और इसका मोटिव ये होता है कि जो संपत्ति है, पहली चीज, वो परिवार के भीतर रहे और जो प्रेम है वो भी परिवार में बना रहे, इस कारण से ऐसा किया जाता है। मामा के लड़के लड़की का विवाह बुआ की लड़की लड़के से किया जाता है। और ये देखिए, सबसे ज्यादा प्राथमिकता गौड़ समाज में दूध लौटाना जो विवाह प्रथा है उसको ही दिया जाता है। समाज की सबसे प्रचलित और प्रतिष्ठित विवाह पद्धति है, यानी अपना धन अपने परिवार में ही रहे और अपने बेटे बेटियां अपने परिवार में रहे, इस कारण इस प्रथा को महत्व दिया जाता है। चलिए, अगला जो हमारा विवाह का पार्ट है वो है पठौनी विवाह। ये देखिए, परंपराओं के एकदम विपरीत होता है। जैसे हमारा जो हिंदू समाज है उसमें क्या होता है, जो दूल्हा होता है वो बारात लेकर के दुल्हन के घर जाता है और सारी जो विवाह की जो प्रक्रिया होती है या जो कार्यक्रम होता है वो कहाँ होता है, वो दुल्हन के घर में होता है। लेकिन ये बिल्कुल रिवर्स फ्लो है भैया, यहाँ पे बारात जो है वो दुल्हन लेकर के जाती है। आपने सिंधी समाज के बारे में भी सुना होगा, वहां पर भी जो बारात है वो लड़की लेकर के जाती है। सेम वैसे ही यहाँ पे है, लेकिन हिंदू समाज के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिवर्स फ्लो होता है। सामान्य हिंदू विवाह प्रणाली से बिल्कुल उल्टा है, यानी अलग है। अब इसमें दुल्हन जो है वो बारात लेकर दूल्हे के घर जाती है और जो भी रस्में होती हैं वो दूल्हे के घर में होती हैं। जो भी विवाह से जुड़ी रस्में होती हैं वो दूल्हे के घर में होती हैं। अब इसका कारण क्या है, अक्सर जो वधू पक्ष होता है वो आर्थिक रूप से अधिक सक्षम होने पर भी विशेष प्रथा अपनाई जाती है। क्या होता है, जो वधू पक्ष होता है यानी जो लड़की होती है वो आर्थिक रूप से पैसे ही पैसे होते हैं उसके पास, ठीक है, वो बहुत रिच होती है, इस कारण से ये जो प्रथा है की जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर जो वधू है वो बहुत ज्यादा रिच है तो जो लड़का है वो गरीब होगा, इस कारण यहाँ पे ये देखा जाता है कि वधू है वो अमीर है, सक्षम है, इसलिए वो बारात लेकर के जा सकती है। ये गौड़ समाज का दूसरा प्रकार हुआ विवाह का। तीसरा प्रकार देखते हैं। पहला हमने देखा दूध लौटावा, दूसरा हमने देखा पठौनी विवाह। फिर हम देखते हैं लमनाई के बारे में, यानी सेवा विवाह के बारे में। अब देखिए, ये तीसरा प्रकार है विवाह का, तो है आपको, हाँ, ये तीसरा प्रकार है विवाह का। और ये जो शब्द है ये प्रकार नहीं है। और इस शब्द को हम एक और नाम दे सकते हैं, लमाना। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा में, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, आम बोलचाल की भाषा में घर जमाई। अब ये क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, देखिए, वधु मूल्य का विकल्प होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो युवकों के लिए वधु मूल्य बरी देने में असमर्थ होते हैं, अब इनके में क्या होता है, सेवा विवाह में वधु मूल्य देना होता है लड़के को, ठीक है, दुल्हन का मूल्य देना होता है। और अगर कोई लड़का गरीब होता है लेकिन वो फिर भी वो दो जोड़े जो है वो शादी करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो लड़का है वो ससुराल में जाकर के 6 महीने, 1 साल या 2 साल, कितने भी समय तक ससुर के घर में रहता है, यानी अपने ससुराल में रहता है, सेवा करता है, कृषि कार्यों में हाथ बटाता है, घर के कार्यों में हाथ बटाता है, और उसके बाद से उसे स्वीकार कर लिया जाता है। और क्योंकि वो ससुराल में जाकर के रह रहा होता है, इसलिए उसे घर जमाई बोला जाता है। और गोंडी भाषा में या गोंड समाज में उसे लमनाई या लमाना बोला जाता है।
और इसी कारण क्योंकि वो यहाँ पर रह करके सेवा कर रहे हैं इसलिए उसे सेवा विवाह बोल दिया जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रथा क्या है? लड़का अपने होने वाले ससुर के घर में रहकर महीनों या वर्षों तक खेती और घर के काम करता है। ससुर के संतुष्ट होने पर बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया जाता है। यानी माई बाप कौन है? ससुर है। ससुर का संतुष्ट होना जरूरी है। जब इस कंडीशन में कि जो वर है वो मूल्य नहीं दे पा रहा है वधू का, उस कंडीशन में उसे ससुर को मनाना पड़ता है। ऐसे लड़के को गौंड समाज में लमनाई या लमाना कहा जाता है। क्या लमनाई? ये मैंने आम बोलचाल में बताया है, आप कहीं बोल या लिख मत आइएगा। अगला विवाह का प्रकार है चर विवाह या चढ़ विवाह बोला जाता है, जो सबसे सामान्य पद्धति है। ये जैसे आम तौर पर होता है, लड़का जो है वो बारात लेकर वधू के घर जाता है, सेम वैसा ही है। यह गौंड समाज का सबसे साधारण और व्यापक रूप से प्रचलित विवाह है। दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है, वही एक ही जैसा है। इसमें बाकायदा मंडप गाड़ा जाता है। और इसको ये क्यों बोला जा रहा है कि हिंदू विवाह पद्धति की तरह है? क्योंकि इसमें ऐसा मतलब लड़की के डट जाने पर विवाह नहीं हो रहा है, लड़के के भगा ले जाने पर विवाह नहीं हो रहा है। यहाँ पर बाकायदा मंडप वगैरह गाड़ा जा रहा है, फेरे लिए जा रहे हैं, पूरी रस्म हो रही है। इसलिए इसे बोला जाता है कि आधुनिक हिंदू विवाह पद्धति की तरह ही ये मिलता जुलता है। कौन सा विवाह भैया? चढ़ विवाह। एक हमने पढ़ा था पठौनी विवाह, उसमें क्या था? विपरीत था इसके। और एक हमने पढ़ लिया लमनाई, जिसमें जिस तरीके से आमतौर पर विवाह होते हैं उसी तरीके का ये है। ये हमने चौथा पढ़ लिया। पांचवा प्रकार आ जाता है हठ विवाह या पैठुल बोला जाता है, यानी स्त्री की पहल से होता है। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी वही विवाह है, हठ विवाह या पैठुल विवाह। इसमें क्या होता है, जो लड़की होती है वो दरवाजा तोड़कर भीतर घुस जाती है और डट जाती है कि मुझे इस XYZ व्यक्ति से ही विवाह करना है, और वो उस घर में बैठ जाती है और वो तब तक बैठी रहती है, तब तक उस घर को नहीं छोड़ती जब तक उस घर के लोग तरस्त नहीं हो जाते और समाज उनको स्वीकृति नहीं दे देता है, तब तक वो लड़की वहां पर बैठी रहती है। इतनी आम बोलचाल की भाषा में अगर समझाने पर भी नहीं समझ आ रहा तो फिर कैसे समझ आएगा? प्रथा क्या है? लड़की अपनी पसंद के लड़के के घर जबरदस्ती घुस जाती है, वहां लड़की जो है वो साफ जाने से मना कर देती है, और मना करने को ही भाषा हठ बोला गया है या जिद, जिसे हम जिद कहते हैं, ये लोग हठ कहते हैं, और इसी कारण इस विवाह को हठ विवाह बोला गया है। प्रारंभ में लड़के के परिवार द्वारा विरोध के बावजूद लड़की के डटे रहने पर सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। अंततः क्या होता है? समाज द्वारा दोनों का विवाह संपन्न कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रकार के विवाह हुए। गौंड समाज के बारे में हम बात कर रहे थे। अब गौंड समाज की जो कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, हमने विवाह के प्रकार देखे थे अभी, जैसे मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवाती हूँ। दूध लौटाना, ठीक है, और पठौनी विवाह, लमनाई विवाह, चर विवाह, पैठुल विवाह, ये क्या था? विवाह के प्रकार हमने पढ़े थे। विवाह के प्रकार थे वो सब, जिसमें हमने 5 प्रकार पढ़े। लेकिन कुछ विशेषताएं भी हैं। गौंड समाज में जो विवाह होता है उसमें कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वधू मूल्य का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस रहता है गौंड समाज में, गौंड जनजाति में। बहु विवाह यानी कई पत्नियां रखने पर भी यहाँ पे अनुमति दी जाती है, लेकिन अगर हम अभी आधुनिक दौर में देखेंगे, अभी के समय की बात करेंगे, तो गौंड समाज में इसको भी उतनी ज्यादा स्वीकृति नहीं दी जाती है ना। और तीसरा क्या है? विधवा विवाह। ये लोग विधवा विवाह को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं, इसके विरोध में कभी खड़े नहीं होते। तो यानी हम 3 विशेषताएं जान चुके हैं। पहला क्या? वधू मूल्य दिया जाता है। दूल्हा पक्ष जो है, यानी ये दहेज से बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें क्या होता है? दुल्हन पक्ष को एक राशि दी जाती है वर पक्ष के द्वारा, उसे बोला जाता है वधू मूल्य। दूसरा हमने पढ़ा बहु विवाह, यानी एक जो व्यक्ति है वो कई पत्नियां रख सकता है, लेकिन आधुनिक समय में इसे स्वीकृति कम दी जा रही है। तीसरी विशेषता क्या है? रिपीट करवा दे रही हूँ, विधवा। समाज में विधवा और परित्यक्ता यानी डाइवोर्स्ड विमेन जो होती हैं उनको पूर्ण मान्यता प्राप्त है कि वो अपनी पसंद से विवाह कर सकती। ठीक है, तो ये हमने कुछ विवाह के बारे में जान लिया गौंड समाज के, और ये टॉपिक हो गया यहाँ पे खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे उनके पर्व, त्योहार, मेले के बारे में। और मैं आपको अगर एक लाइन में बता दूं तो इनका जो पर्व होता है, इनके जो मेले होते हैं, इनका जो खुशी होना होता है, वो सब किस पे डिपेंड करता है?
वो फार्मिंग पे डिपेंड करता है, फसलों पर डिपेंड करता है, और ये लोग उसी की पूजा करते हैं। ये लोग अपने कृषि जो उपकरण होते हैं उनकी पूजा करते हैं, जो बैल और गाय होती हैं उनकी पूजा करते हैं, ये लोग फसलों की पूजा करते हैं। तो ये जो इनका पर्व है वो सब कुछ इन सारी चीजों पर डिपेंड होता है। कृषि चक्र इनका कैसा रहता है, देव पूजा करते हैं संस्कृति में, ये लोग क्या करते हैं, कृषि चक्र को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये गौण त्योहार इन्हीं 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, त्योहार केवल जश्न नहीं होता। अगर हम गौण समाज के त्योहार के बारे में बात करें तो जैसे आप और हम मनाते हैं एक फेस्टिवल के तौर पर, ये वैसा नहीं होता है, बल्कि ये लोग क्या करते हैं, नेचर से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, पूर्वजों के प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ होते हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। अधिकांश पर्व जो है वो सीधे तौर पर कृषि चक्र यानी बुआई से लेकर कटाई तक जुड़े होते हैं। यानी जब फसल लगाई जाती है, फसलें हरी भरी हो जाती हैं, उसे घर लेके आ जाते हैं, तब तक ये लोग के अलग अलग पर्व होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा था। अब तीसरे की बात करते हैं। प्रत्येक त्योहार में विशेष देवताओं यानी अलग अलग देवता हैं, जैसे नारायण देव हैं, ठीक है, अंगा देव हैं और मेघनाथ हैं, जिसमें मेघनाथ में हम वर्षा के लिए कोशिश करते हैं कि बारिश हो जाए। अंगा देव जो है वो सीढ़ी नुमा देव होते हैं, इनकी अलग पूजा होती है। फिर नारायण देव होते हैं इनके, जिनमें क्या होता है, एक सुअर की बलि दी जाती है, वो भी फसलें अच्छी होने के लिए। तो ये देव की पूजा करते हैं। और एमपीपीएससी के लिए अगर हम बात करेंगे तो परीक्षा में इन त्योहारों को देवताओं से जोड़ करके पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा, मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे मड़ई है, ठीक है, ये इनका एक सबसे बड़ा सांस्कृतिक और व्यापारिक पर्व होता है। तो इसमें आपसे पूछ देगा कैसे कि जो मड़ई पर्व है, ये पर्व है, ये किन देव से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या बताएंगे, ये जो पर्व है, मैं आपको बताऊं, सॉरी, ये जो पर्व है ये, हाँ, तो मैंने बोला कि जो ये पर्व है, मड़ई पर्व है, ये किन देव से जुड़ा हुआ है, तो आप बता देंगे अंगा देव, इनसे जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। नारायण देव जो है वो किस पर्व से जुड़े हुए हैं, ये भी पूछ सकता है। तो पहला हम पढ़ लेते हैं। पहला पर्व है बच्चों मड़ई। ये गोंड जनजाति का सबसे प्रसिद्ध मेला और त्योहार होता है। और देखिए, जो चीजें यहाँ नहीं लिखी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 10 से 12 दिन तक चलता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे तो आपको बता रहा है कि फागुन माह तक चलता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी आप बोल सकते हैं कि जनवरी से अप्रैल तक चलता है। ये हिंदी इंग्लिश आप बैलेंस कर लीजिएगा। जनवरी से अप्रैल तक भी चलता है। और इसमें क्या होता है, रात्रि में ये लोग नृत्य भी करते हैं, नृत्य भी होता है। तो ये कुछ चीजें जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई थी। परिचय क्या है इसका, सबसे प्रसिद्ध मेला और त्योहार है जिसका व्यापारिक और सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो 10 से 12 दिनों तक चलता है और जनवरी से अप्रैल चलता है, और दूसरा फागुन माह पे भी चलता है। और रात में ये लोग मिलजुल कर, जो गोंड समाज या गोंड जनजाति और उनकी उप जनजातियां हैं, वो लोग भी क्या करती हैं, इसमें शिरकत लेती हैं। देवता इसमें कौन है, मैं आपको बताइए, एमपीपीएससी में पूछेगा, अंगा देव हैं, जो सीढ़ी नुमा देव होते हैं और जिनकी विशेष पूजा की जाती है इस त्योहार में। मंडला, अब ये मनाया कहा जाता है, इसका जो महत्व है सबसे ज्यादा, देखिए, मंडला डिंडौरी के इलाके में सबसे ज्यादा है, ठीक है। बस्तर में यह सामाजिक मेलजोल व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र होता है। बस्तर में मनाया जाता है, लेकिन खास तौर पर मंडला और ढिंडौरी का जो इलाका है वहां पे विशेष रूप में इसे मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। अब लारूकाज। लारूकाज कौन सा त्योहार होता है, मैंने आपको बताया, नारायण देव की आराधना की जाती है। इसमें क्या होता है, नारायण देव को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। और नारायण देव कौन होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अवसर पर सुअर की बलि दी जाती है, सुअर का विवाह भी कहा जाता है। ये जो पर्व है उसे क्योंकि इसकी बलि दी जाती है, तो ये बोला जाता है कि इसका विवाह हो रहा है, फिर इनका विवाह हो रहा है। फिर परिवार के सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। ये जो लारू काज है, ये क्यों किया जाता है, ताकि परिवार में सुख और समृद्धि रह सके, यानी धन हो, सुख हो, सारा परिवार जो है एक साथ से रहकर जीवन यापन कर सके और स्वस्थ रहें जितने भी सदस्य हैं परिवार के। ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के लिए नारायण देव की पूजा की जाती है। और नारायण देव
का जो रूप है, प्रतीक है, उसे कुंवर को माना जाता है और ये लोग अत्यंत श्रद्धा से ये पूजा करते हैं। तो पहला हमने पढ़ा, पहला त्योहार मड़ई पढ़ा, दूसरा लारू काज। पहला जो त्योहार था, पर्व था, वो अंगा देव से जुड़ा हुआ था, दूसरा त्योहार नारायण देव से जुड़ा हुआ है। तीसरा जो है मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व क्या होता है? सर्वोच्च रक्षक और पूजा रक्षक यानी रक्षक के तौर पर ये पूजा होती है। कैसे होती है? गोंड जनजाति जो है मेघनाथ को अपना सर्वोच्च देवता मानती है और शक्ति का प्रतीक और रक्षक मानती है। जो मेघनाथ है, मैंने आपको बताया वर्षा से जुड़ा हुआ है ये। तो ये लोग क्या करते हैं? इनको अपना रक्षक भी मानते हैं, ठीक है, अपना देवता भी मानते हैं और सर्वोच्च देवता होते हैं उनके में। तो ये लोग क्या करते हैं? फागुन के माह में होली के अवसर पर ये आयोजित किया जाता है। जब होली आ रही होती है तब ये पर्व आयोजित होता है और जिसमें क्या करते हैं आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जमीन में दिखा हुआ है, लेकिन आमतौर पर तखत में एक जगह बना करके ऐसे खंबा गाड़ दिया जाता है और उसके चारों ओर ये लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, ठीक है, और इनको क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं देवता के रूप में, और ताकि इनकी ये मान्यता है कि जब हम इनको प्रसन्न कर देंगे तो वो हमारे रक्षक होंगे, है ना, और वो हमारी रक्षा करेंगे जीवन भर। इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। और गांव के, और ये जो खंबा है ये एकदम बीचों बीच लगाया जाता है गांव के, ताकि दूर दूर तक जितने भी घर हैं, जो जनजातियां फैली हुई हैं दूर दूर तक, उन सबको दिख सके। लकड़ी का स्तंभ होता है ये। लोग इस स्तंभ को के चारों ओर पारंपरिक नृत्य करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला जो हमारा पर्व या उत्सव है वो है छेड़ता। ये बच्चों के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। इसमें क्या होता है? जब फसल कट जाती है और खास तौर पर धान, जो धान होता है उसके कट जाने पर क्या करते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं गोंड समाज के, वो क्या करते हैं? हर घर में जाते हैं और उनसे कुछ उपहार और अनाज खास तौर पर मांगते हैं, उपहार के तौर पर। जैसे आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जब दुर्गा पूजा या कुछ ऐसे फेस्टिवल आता है तो रसीद लेकर के चंदा काटते हैं और वो बोलते हैं कि हम भी मनाएंगे, पर्व मनाएंगे। ठीक वैसे ही गोंड समाज में भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हर घर में जाकर के कुछ उपहार मांगते हैं, कुछ गिफ्ट्स मांगते हैं और अनाज तो खास तौर से मांगते हैं कि अनाज तो चाहिए और उसमें चावल चाहिए, ठीक है। यह मुख्य रूप से बच्चों का और युवाओं का त्योहार होता है। बच्चे गांव में घर घर जाकर अनाज और उपहार मांगते हैं और इसका समय क्या होता है? मैंने आपको बताया, फसल के कटने के बाद खुशी और उल्लास मनाने के अवसर में ये बच्चे ऐसा करते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। यह पर्व गोंड समाज में सामूहिकता और दान की भावना को गहराई से बढ़ावा देता है। आप इम्पोर्टेंस में ये लिख सकते हैं, ये जो पर्व है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? गोंड समाज में देन यानी जब आप देते हैं लोगों को कुछ भी चीज, यानी दान की भावना जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनके कोरे से दिमाग में जब ये चीज बैठती है कि दान की क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो बड़े होकर के भी उसको अपने जीवन में रखते हैं। तो इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। अब हरडीली और बकबंधी, ये एक पर्व ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? जो ये लोग कृषि करते हैं जिस चीज से, उसको महत्व देने के लिए और उसकी पूजा करने के लिए ये त्योहार या पर्व मनाया जाता है, जिसमें हरडीली होता है, हरदीली होता है और बकबंधी होता है। हरदीली में क्या होता है? जो उपकरण होते हैं, कुदारी, फावड़ा, है ना, जो भी अलग अलग उपकरण होते हैं जो कृषि या फसलें कटने के समय या निकालने के समय, ट्रैक्टर वगैरह, ये सब जो होते हैं उनकी पूजा करते हैं ये लोग, उनको देवता मान करके, ठीक है। तो उनकी पूजा करते हैं और ये कब होता है? सावन के महीने में ये पर्व मनाया जाता है, हरदीली। हरियाली का स्वागत करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है, यानी सावन के महीने में मनाया जाता है, जिसमें उपकरणों की पूजा होती है। अब दूसरा जो है बकबंधी, ये पशुओं के प्रति कृतज्ञता का पर्व है, यानी जो बैल होती हैं, जो गाय होती हैं, जो हल चलाने में भी मदद करती हैं, उनकी पूजा की जाती है। कृषि में सहायक मवेशियों की और साथ में पूजा करने के पहले ये लोग क्या करते हैं? जो भी मवेशी होते हैं, जो गाय होती हैं, जो बैल होते हैं, उनको ये लोग अच्छे से सजाते हैं, उनकी सींग में भी पेंटिंग करते हैं, ठीक है। सजाने के बाद फिर इनकी पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर घंटी बांधी गई है, यहाँ पे एक सुंदर सा यहाँ पे ये बिछा दिया गया है, सींग को पेंट कर दिया गया है। तो ये क्या है? ये लोग पूरी अच्छी तरीके से सजा करके उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो फसल अच्छी हुई है उनमें इनका भी और इनका भी सहयोग पूरा है ना।
अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारा एक और है नवाखानी, ये मेरा फेवरेट है। इसमें क्या होता है, नई फसल का प्रथम भोग जो है देवता को ये लोग लगाते हैं कि हमने देवता की इतनी पूजा की, इतना उनकी अर्पण की और उसके बाद से जो हमारी फसल है वो बहुत अच्छी हुई है। इस कारण ये लोग क्या करते हैं, जो पहला अनाज होता है वो देव के चरणों में रखते हैं, यानी यहाँ पे ये लोग थैंक कर रहे हैं अपने गॉड को। नवा यानी नया और खानी मतलब खाना। जब खेतों में नई फसल विशेषकर धान पूरी तरह तैयार हो जाती है तब यह पर्व मनाया जाता है। नया अनाज खाने से पूर्व सबसे पहले कुल देवता और पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। जो इनके पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, उनको भी लगाया जाता है इसका भोग और साथ ही साथ जो देवता हैं उनको भी लगाया जाता है। इस अनुष्ठान के बाद ही परिवार के सभी सदस्य नया अन्न ग्रहण करते हैं। जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद ही बाकी सदस्यों को उस अन्न को खाने की इजाजत होती है, परमिशन होती है। और एमपीपीएससी मेंस 2019 में 3 मार्क्स में पूछा गया था कि नवाखानी क्या है। देख लीजिए इंपॉर्टेंस, 2019 में 3 मार्कर में पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने आपको ये पर्व अच्छे से बता दिया। अब क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ ली है और एक और जो हमारा पर्व रह जाता है, पर्व इनके बहुत सारे हैं, अब जितना पढ़ेंगे उतना कम है, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैंने आपको मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहला देखिए बिदरी, ये आपका रह गया है। इसमें क्या होता है, जो बीज होते हैं उसकी शुद्धिकरण के लिए बीज की पूजा की जाती है, उसकी शुद्धिकरण के लिए किया जाता है कि जो बीज है जब हम उसको लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, शुद्धिकरण के बाद अगर बीज को जमीन में लगाया जाएगा तो उससे फसल अच्छी होगी। ये मान करके ये पर्व मनाते हैं गोंड समाज के लोग। इसका समय क्या है, गर्मी के अंत में मनाया जाता है और वर्षा यानी जब गर्मी का अंत हो रहा होता है और बारिश आने वाली होती है उस समय ये पर्व मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, बुआई से पहले भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक है, इसमें बीज की पूजा करते हैं और ऐसा करने से ये लोग की मान्यता है कि जो भूमि है वो ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी, फसलें ज्यादा हरी भरी होंगी। फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए बिदरी पूजा आयोजित की जाती है, फसल बाद में खराब ना हो जाए इस कारण ये पूजा की जाती है। यह गोंड समाज का एक प्रकार का पारंपरिक और आध्यात्मिक बीज शुद्धिकरण अनुष्ठान है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बीज को शुद्धिकरण के लिए ये पर्व मनाया जाता है। कितने सारे पर्व ये लोग में मनाए जाते हैं और आपने देखा जितने पर्व हैं वो सारे के सारे कृषि से जुड़े हुए हैं। चाहे कोई भी पर्व बच्चे मना रहे हों, युवा मना रहे हों, बड़े मना रहे हों, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो पर्व है और इनका जो उत्सव है वो कृषि पर डिपेंड। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं भैया कि क्या क्या चीजें। विवाह प्रथाओं में आपने पढ़ा दूध लौटाना, जिसमें ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह होता है, लेकिन सेम गोत्र में विवाह इनके में वर्जित है। दूसरा पठौनी विवाह पढ़ा, जिसमें दुल्हन खुद बारात लेकर आती है क्योंकि दुल्हन जो है वो ज्यादा सक्षम होती है। फिर लमनाई विवाह, मैं आपको नहीं दिख रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट देखिए। वधु मूल्य के बदले ससुर की सेवा की जाती है। जब वधु मूल्य लड़का नहीं दे पाता है तो बदले में वो ससुराल में जाकर के सेवा करता है और ऐसे वर को लमनाई बोला जाता है गोंड जनजाति में। फिर पैठुल, लड़की की जिद और हट विवाह, यानी लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके घर में जाकर बैठ जाती है और बोलती है विवाह करना है, समाज स्वीकृति दे देता है, इनका विवाह हो जाता है। फिर बरी, बारी या बरी बोल सकते हैं, जिसमें वधु मूल्य दिया जाता है। अब आते हैं प्रमुख त्योहारों पर जो हमने अभी अभी पढ़ा है। पहला है मड़ई, इसमें क्या होता है, अंगा देव की पूजा की जाती है और बड़ा मेला इसमें लगाया जाता है, जिसमें रात में ये लोग नृत्य वगैरह करते हैं, जो 10 से 12 दिन तक मनाया जाता है, जो जनवरी से अप्रैल तक चलता है और फागुन माह में भी चलता है। फिर लारू काज हमने पढ़ा, जिसमें नारायण देव की पूजा होती है, सुअर की बलि दी जाती है। और मेघनाथ मनाया गया है, इनके में मेघनाथ स्तंभ की पूजा की जाती है। इसमें ये जो है पर्व होली के समय मनाया जाता है और बहुत ज्यादा उत्सव के साथ मनाया जाता है। फिर नवाखानी, ये नई फसल देवताओं को अर्पण की जाती है। जो भी नई फसल होती है उसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट तो उसको दी जाती है और देवताओं को और पूर्वजों को चढ़ाया जाता है। फिर बिद्री हमने लास्ट में पढ़ा, जो गर्मी के अंत में और वर्षा के शुरू होने में ये बीज शुद्धिकरण के लिए मनाया जाता है। ये कंटेंट हमने आज पढ़ा था पूरा। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो भी चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, चाहे वो विवाह की पद्धतियां हो या वो पर्व और उत्सव अलग अलग प्रकार के हों, ये सारी चीजें एमपीपीएससी में हर बार पूछा जाता है, जिसका साक्ष्य आपके सामने ही है। मैं आपको जितने भी प्रश्न दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डेट्स दिख रही होंगी कि कब कब ये आया है। सबसे पहला एमपीपीएससी में पिछले वर्ष में जो पूछा गया है प्रीलिम्स में, पहला पूछा गया था एक जो गोंड समाज का ही मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं,
तो गोंड जनजाति के प्रश्न लगाते हैं। आप पिछले वीडियोस देखिएगा, हम भील जनजाति के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उससे भी जुड़े कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए थे। तो दूध लौटाना प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? अभी मैंने बताया गोंड जनजाति में, ये एमपीपीएससी प्री 2014 में पूछा गया है। फिर लमनाई किस जनजाति का विवाह रूप है? लमनाई मैंने आपको बताया घर जमाई होता है, गोंड समाज में मनाया जाता है और 2011 में पूछा गया है। फिर मड़ई किस जनजाति का मुख्य पर्व है? मड़ई जो है वो मुख्य पर्व जो है वो गोंड जनजाति का है। और ये मड़ई जो पर्व है, मैंने आपको बताया पर्व को देव से जोड़ करके, देवताओं से जोड़ करके पूछेगा, तो मड़ई जो है वो अंगादेव से जुड़ा हुआ है, जो 2018 प्री में पूछा गया है। चौथा प्रश्न है हमारा, नारायण देव के सम्मान में सुअर की बलि किस पर्व में दी जाती है? किस पर्व में दी जाती है? लारू काज में दी जाती है। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था वही चीज पूछी गई है। नारायण देव के बारे में पूछा गया है और किस देवता के बारे में पूछा गया है, यानी लारू काज के बारे में, ये आपको पूछा गया है 2016 प्री में। तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी पढ़ते पढ़ते कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है गोंड जनजाति के बारे में पढ़ना। फिर मेघनाद पर्व किससे संबंधित है? फिर यहाँ पे पर्व पूछा है और आपसे देवता पूछा है और जनजाति पूछा है। तो जनजाति है गोंड और स्तंभ पूजा है मनाई जाती है, जो 2015 में भी पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है। एमपीपीएससी के प्री में क्या पूछा गया है? मेघनाद पर्व के बारे में। तो यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे दिया हुआ है और आपने अभी अभी ये सारी चीजें पढ़ी हैं, इसलिए आपको बन जाएगा। लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी। फिर छठा प्रश्न आ जाता है, नवाखानी क्या है? नवाखानी मैंने आपको बताया, और ये देखिए ये एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था कि नवाखानी कौन सा पर्व है, क्यों मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कि नवाखानी जो पर्व है वो गोंड जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें जो नया अनाज होता है उसे अर्पित किया जाता है पूर्वजों के चरणों में। ठीक है, पूर्वजों को अन्न अर्पण करने का जो प्रमुख त्योहार है और देवताओं को अर्पण करने का जो त्योहार है उसे हम नवाखानी कहते हैं। ये 3 मार्क्स में आया था एमपीपीएससी में। फिर वधु मूल्य पर टिप्पणी करनी है, ये भी प्रश्न जो है वो 3 मार्क्स में आया था, 2020 एमपीपीएससी मेंस में आया था। क्या पूछा है? वधु मूल्य प्रथा पर टिप्पणी करनी है। तो क्या बोलेंगे आप कि गोंड विवाह का अंग है ये, जिसमें दूल्हा पक्ष जो है या दूल्हे पक्ष के द्वारा दुल्हन पक्ष को आर्थिक राशि दी जाती है और उपहार दिया जाता है, उपहार दिया जाता है और राशि दी जाती है, और इसे ही हम कहते हैं क्या? वधु मूल्य। ये आपका पूरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। एक चीज जो रह जाती है वो ये है, निष्कर्ष संस्कृति से सफलता तक की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जो गोंड जनजाति है वो संस्कृति से पूरी तरीके से संपूर्ण है। बहुत सारी इसमें पर्व हैं, बहुत सारे नृत्य हैं, और भी कुछ चीजें अभी बच रही हैं गोंड जनजाति के बारे में, जो हम पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। कुछ थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, उसको हम कवर कर लेंगे पार्ट 3 में। अब क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या करना होगा, ये बिदरी और मड़ई पर्व के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा, और लमनाई और पठौनी विवाह जो हर बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमने विवाह, उत्सव, पर्व, कृषि, उसका महत्व और पिछले साल के प्रश्न, प्री और मेंस, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने कवर कर ली है। आज के लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अगला जो भी लेक्चर होता है वो अभी के पार्ट से जुड़ा होगा। तो पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।